नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट। दोस्तों 19 अगस्त 2025 को भारत चीन सीमा पर जो विवाद है उसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भारत आते हैं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होती है। और इसके ठीक अगले दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 अगस्त को वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाते हैं और उनके साथ सीसीपी के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वांग हनिंग और काइकी वो भी जाते हैं। जिस दिन वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा में होते हैं उसी दिन भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड वो अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है भारत की, उसका चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण करते हैं। और आप देखिए इसके अगले रोज़ 21 अगस्त को शी जिनपिंग जो तिब्बत की आज़ादी का एक जश्न है उस जश्न में वो शामिल होने वाले हैं। 60वीं वर्षगांठ है और शीजांग जिसे कहते हैं वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को, जो कि 1965 में बना, वहाँ पर वो ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशन में जहाँ 20,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया वहाँ पे वो शामिल होते हैं। लेकिन इस बार ये उनकी जो तिब्बत की ल्हासा की दूसरी यात्रा थी, इस बार वो जो न्यांगची है वहाँ नहीं गए। पिछली बार 2021 में जब वो गए थे ल्हासा तो वो न्यांगची में रुके थे। न्यांगची अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो कि डिस्प्यूटेड है, हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, वहाँ पर चीन ने तरह तरह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, एयरफील्ड्स हैं वहाँ पर, डुअल यूज़ का सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए यूज़ का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर चीन ने बनाया है। शी जिनपिंग की पहली यात्रा जुलाई 2021 में थी, जब वो गलवान वैली के तुरंत बाद, जब गलवान वैली की घटना हुई जिसमें भारत के 20 जांबाज शहीद हो गए, उस घटना के बाद वो भारत को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए न्यांगची में रुके थे और ल्हासा गए थे, तिब्बत गए थे। आप जानते हैं कि तिब्बत भारत के साथ सीधा लगा हुआ है। पहले बफर जोन होता था, तिब्बत एक स्वतंत्र होता था, लेकिन बाद में जब से चीन ने उसको ऑक्युपाई किया, वो भारत की सीमा तिब्बत की सीमा से लगती है, उसको चीन की सीमा ही कहा जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि न्यांगची पे बहुत ही मैसिव लेवल पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, सिविल मिलिट्री। तो अब आप देखिए ये जो घटनाएं हुई हैं इसके ठीक एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीन के त्यानजिंग जाने वाले हैं। एससीओ समिट जो 2025 है वो चीन के शहर त्यानजिन में होने वाली है 31 अगस्त को और 1 सितंबर को, और ये सब घटनाएं उससे पहले घट रही हैं। अब आप जानते हैं कि भारत ने तिब्बत को बहुत पहले ही चीन का हिस्सा घोषित कर दिया है और ये सब पुरानी जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनकी कहीं ना कहीं भूलवश जो नीतियाँ थीं, जिसकी वजह से जो बाउंड्री का सवाल है, सीमा विवाद है, वो बदस्तूर जारी है, वो सॉल्व नहीं हो पाया। बिना रिजॉल्व किए तिब्बत का चीन का हिस्सा दर्जा दे दिया हमने। अब अगले कुछ दिनों में किस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं, अगर इसको समझना है, इसकी क्लियर पिक्चर बनानी है तो इतिहास में क्या हुआ वो इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। तो इतिहास में हम जरूर जाएंगे, पर मेरी आपसे गुजारिश है अगर हमारे चैनल नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप करिए, शेयर करिए प्लीज़। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इतनी महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है अगले कुछ दिनों में। सबसे पहले मैं आता हूँ गलवान वैली की इंसिडेंट पे, जिसकी वजह से 20 भारत के जांबाज, भारतीय सेना के जांबाज शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में चीनियों से लड़े, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, और यहाँ पर गलवान वैली की घटना के बाद दोनों मिलिट्री, चीन की और भारत की सेनाएं आमने सामने थी चीन बॉर्डर पर, और ये तनातनी कई साल चलती रही। भारत की सेना बहुत मजबूत सेना है, चीन की सेना को बदस्तूर वहीं रोके रखा और हमारा भी बिल्डअप हो गया, चीनियों ने भी वहाँ पे बिल्डअप कर लिया, और चीन इतना समृद्ध स्टेट होने के बावजूद भी वो भारत की सेना का डायरेक्ट मुकाबला ऐसे नहीं कर पाता। और
वहाँ पर इतनी तनातनी के बाद, सैन्य तनातनी के बाद, हमारा चीन के साथ बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर 2024 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने वहाँ गए थे कजान, रशिया में। तो 34 राउंड WMCC की मीटिंग हो चुकी हैं, 24 राउंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हो चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग तियानजिन में मिलने वाले हैं, तो सबकी निगाहें वहीं टिकी हैं कि अब क्या होने वाला है। पिछली बार जब मुलाकात हुई तो बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद डिसएंगेजमेंट हुआ, और उसके बाद डीएस्केलेशन होने वाला है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब उनकी मुलाकात हुई वांग यी से अभी 20 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे डीएस्केलेशन जो है वो हो रहा है। चीनी काउंटर पार्ट के साथ में उन्होंने बातचीत करी। दोनों लीडर्स ने बहुत संतोष जताया कि भाई सीमा पे अभी पीस है, ट्रैंक्वालिटी है, शांति बनी हुई है, और डिसएंगेजमेंट जब से हुआ है तब से ये स्थिति बदस्तूर है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी उस मुलाकात में वन चाइना पॉलिसी जो ताइवान को लेके है वो फिर से दोहराई। और ताइवान यानी आप जानते हैं कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। लेकिन इसके बाद इस घटना का असर क्या होने वाला है भारत पर, तिब्बतियों पर? तो इसके लिए पहले थोड़ा इतिहास में कुछ जमी हुई धूल को हटाना पड़ेगा, उन किताबों को फिर से निकालना पड़ेगा। तो आप समझिए, तिब्बत जो था वो पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था, डिफैक्टो बॉर्डर था। और ये 1912 तक, जब तक जो चिंग डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी ख़त्म नहीं हो गई, तब तक ये स्थिति ऐसी ही थी। और तिब्बत की अपनी सरकार थी, उनकी अपनी करेंसी थी, सेना थी, और वो विदेश में उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति थी दूसरे राज्यों से। हालांकि कुछ ही देशों ने उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ किया था उनकी स्वतंत्रता को, लेकिन वो डायरेक्ट बात करते थे। चीन के जो फाउंडर थे माओ जेडोंग, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी 1949 में, 1949 में, तब उन्होंने कहा कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है और उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और उन्होंने ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर के बाद 6 अक्टूबर 1950 को जो चीन की PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने बैटल ऑफ चामडू का बैटल की शुरुआत कर दी। ईस्टर्न तिब्बत में, जो पूर्ववर्ती तिब्बत है, वहाँ पर चामडू के युद्ध शुरू हो गया। तिब्बतन फोर्सेस वहाँ पे थीं, फ्रेगमेंटेड थीं, अलग अलग जगह पे थीं, और उनके पास चीन की सेना की तरह अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, ट्रेडिशनल वेपन्स थे। और उनके जो देखा जाए उनका जो नंबर था वो भी चीन के मुकाबले काफ़ी कम था। चीनी हजारों की संख्या में थे और ये 8 से 10 हज़ार थे केवल। फिर भी इन्होंने चीन की सेना का बड़ा कड़ाई से मुकाबला किया। मैसिव असॉल्ट था चीन की सेना का यांगजे रिवर पर, और 2 हफ्ते वो लड़ाई चली, लेकिन चामडो गिर गया। 19 अक्टूबर को 1950 में चामडो तिब्बतियों के हाथ से निकल गया। चामडो का बैटल तिब्बती हार गए और चीन की PLA वो विक्टोरियस हुई। और जो तिब्बत के गवर्नर जनरल थे नांगपो नोगांग जिग्मे, उनको हथियार डालने पड़े, सरेंडर करना पड़ा चीन की PLA के सामने। और 14वें जो दलाई लामा थे तेंजिंग ग्यात्सो, उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी। अब उनकी उम्र इतनी कम थी, इस वजह से जो उनकी पॉलिटिकल पावर्स थी वो वहाँ पे रीजेंट होते थे ताक्तरा रिनपोचे। तो ताक्तरा रिनपोचे साहब जो है वो पॉलिटिकली गवर्न करते थे। और तिब्बत की जो कैबिनेट थी कसाग, वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि चीन की PLA ने कब्जा कर लिया है, तो दलाई लामा को भारत भाग जाना चाहिए। और वो वहाँ से निकल भी गए यातुंग की तरफ, इंडिया भूटान बॉर्डर पे जो है, अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर बाद में उन्हीं की जो कैबिनेट है, कसाग है, उनके ऑफिशियल्स हैं लासा में, और लासा में उस समय के तत्कालीन एम्बेसडर होते थे, या जो भी ऑफिसर कह लीजिए आप, सुमल सिन्हा। वो सुमल सिन्हा साहब थे। उन्होंने सबने एडवाइस किया कि अभी
दलाई लामा को ल्हासा वापस लौट जाना चाहिए, और नहीं तो उनकी गद्दी हाथ से निकल जाएगी, उनकी अथॉरिटी हाथ से निकल जाएगी। तिब्बतियों पे वो अथॉरिटी रखते हैं और पीएलए मजबूत हो जाएगी। लेकिन हमारा पॉलिटिकल ऑफिसर सुमन सिन्हा साहब वहाँ थे, लेकिन हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ल्हासा में डायरेक्टली। भारत की ये गलती रही। अब उसको गलती माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने पॉलिटिकली कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि तिब्बत स्वतंत्र माना जाता था उस समय तक, और चीन ने आक्रमण करके उसको कब्जे में लिया। वन साइडेड बैटल था चामदो का, जीत गए। उसके बाद पीएलए ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और तिब्बतन गवर्नमेंट से वो नेगोशिएट करने लगे। तो जब नेगोशिएशंस हुए, क्योंकि वो बहुत भारी बाहुबल संख्या में थे, जीत चुके थे एक मिलिट्री वॉर को, युद्ध को, बैटल को, तो तिब्बत की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने 5 सदस्यीय एक डेलीगेशन बीजिंग भेजी 1951 में, 1951 में। और ये किसके नेतृत्व में भेजी गई? ये उन्हीं जनरल साहब, जो गवर्नर जनरल साहब थे नांगपो नवांग जिग्मे, उन्हीं के नेतृत्व में भेजी गई। तो आप सोचिए कि अगर कोई युद्ध में हार जाता है तो वो उसको बंदी बना लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिग्मे साहब, गवर्नर जनरल जिग्मे साहब को चीन ने बंदी नहीं बनाया, प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनाया, बल्कि उनको बहुत ही रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया। और एक्सट्रीम ड्यूरेस में कहते हैं कि उन्होंने एक जो जिसमें कि कोई उनको फ्रीडम नहीं थी नेगोशिएट करने की, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले ही नहीं सकते थे, फिर भी उस डेलीगेशन ने बिना दलाई लामा की कंसेंट के, या जो कसाग उनकी कैबिनेट थी उनकी कंसेंट के, एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट चीन के साथ साइन कर दिया, जिससे कि तिब्बत में जो है चीन आराम से शांतिपूर्वक तरीके से तिब्बत का अधिग्रहण कर सके। अब इसके साथ जो चीन के ऑफिसर्स थे, पीएलए के जो ट्रूप्स थे, वो ल्हासा में घुस गए और उन्होंने अपनी एक अथॉरिटी वहाँ पे सेटअप कर ली, एक पैरेलल गवर्नमेंट आप जिसे कह सकते हैं, वो वहाँ पे चलाने लगे। अब पहले तो बीजिंग ने शुरू में एक यूनाइटेड फ्रंट स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें वो जो टिबेटन एलिट्स थे उनके साथ काम कर रहे थे, उनके साथ हाथ में हाथ डाल के काम कर रहे थे, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे, और उनको वो वादा करने लगे कि हम यहाँ ऑटोनॉमी देंगे, आप राज करेंगे, आपके हाथ में सत्ता होगी, तो ऑटोनॉमी रहेगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, यह सब चीन के हाथ में रहेगा। तो ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चीन ने पॉलिटिकली, मिलिट्रली, इकोनॉमिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स जो चीन के हित में थे वो करने शुरू कर दिए। मोनेस्ट्रीज थी, बुद्धिज़्म था, उन पे बहुत ज़बरदस्त ताकत होती थी बुद्धों में। बुद्ध मठों पे हमला कर दिया, रिलीजन पे हमला कर दिया, उनको बौद्ध अनुयायियों को अपना धर्म पालन नहीं करने दे रहे थे, और जो उनकी लोकल गवर्नेंस थी, उनकी संस्कृति थी, उसको उन्होंने कब्जे में ले लिया, उस पर उन्होंने कुठाराघात किया आप कह सकते हैं, और उसको बहुत तरह से कुचल दिया। और इससे जो तिब्बती थे उनके बीच में आत्म असंतोष हो गया, डिस्कंटेंट हो गया। और ये जो डिस्कंटेंट था, ये खाम और आमदो का जो इलाका था, पूर्ववर्ती तिब्बत जो था, ईस्टर्न तिब्बत, तो वहाँ पे जो लोकल टिबेटन्स और मॉन्क्स थे, वहाँ पे वो ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे, बहुत ही फियर्स उनका रेसिस्टेंस था। लेकिन अब 1956 से आगे की बात करें तो जो पीएलए था, उन्होंने धीरे धीरे मोनेस्ट्रीज, खास करके जो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस वाला इलाका खाम और आमदो था, वहाँ पर उन मोनेस्ट्रीज पे हमला शुरू किया। जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, तिब्बतन विद्रोही, जो वहाँ उन मोनेस्ट्रीज में शरण लिए हुए थे, उनको निकाल बाहर फेंकना शुरू किया, उन पे हमला शुरू किया, और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज पे बम्बार्ड किया। मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अरेस्ट कर लिया, और जो उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया। लिटरली जैसे कहते हैं कि अगर, और ये का माना जाता है, बुद्धों को देख के माना जाता है कि आप भले ही बलशाली सही, आप तिब्बत में अपना खुद का स्वतंत्रता नहीं बरकरार रख पाए, इतना बल है बुद्धों में, मठों में, और उसके बावजूद भी अपने धर्म की वो रक्षा नहीं कर पाए। अब इसके बाद शुरू होती है सबसे बड़ी, अगर इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखें, बड़ी घटनाओं में से एक मैं कहूँगा कि बहुत ही ड्रामेटिक एस्केप था
हिज होलीनेस जो 14 दलाई लामा थे, उनका मार्च 1959 में 1959 में ये खबर फैल गई कि चीनी पीएलए जो है वो दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा है, उनको अपडेट करने वाली है, किडनैप करने वाली है, उनका अपहरण करने वाली है और फिर उनको वो मार देंगे। ऐसी खबरें चलने लगीं और हजारों जो तिब्बतन अनुयायी थे उन्होंने उनके जो पैलेस था उसको घेर लिया, जिससे मास अपराइजिंग शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया चीन में, ल्हासा में, चीन के खिलाफ, चीनियों के खिलाफ, चीनी सत्ता के खिलाफ। और जब विद्रोह हुआ तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के खिलाफ आप विद्रोह करेंगे तो जो सरकारी अफसर हैं या जो पीएलए है, उनकी मिलिट्री है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ब्रूटल असॉल्ट शुरू कर दिया, क्रैकडाउन। और जो नॉर्बुलिंग का पैलेस है उसको उन्होंने अटैक किया। इसके साथ साथ जो भी टिबेटन्स की दूसरी पोजीशंस थी उन पे भी अटैक किया। दलाई लामा को भागना पड़ा और टिबेटन ऑफिशियल्स और जो रेसिस्टेंस फाइटर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है चुशी गांगद्रुक रेसिस्टेंस आर्मी जो है, उन्होंने ये दलाई लामा का एस्केप एक तरह से उसकी योजना बनाई, जिसे चीन षड्यंत्र कहता है, कॉन्स्पिरेसी कहता है। दलाई लामा उस वक़्त केवल 23 साल के थे जब उन्होंने भारत की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। 17 मार्च 1959 को 1959 में एक पीएलए सोल्जर, जो पीएलए का सैनिक था, उसकी वर्दी में वो वहाँ से भागे। धीरे धीरे उनके हजारों अनुयायी उनको बीच रास्ते में मिलते गए और इस सब के बीच में अमेरिका कहाँ शांत बैठता है। उनकी जो एजेंसी थी, कोवर्ट ऑपरेशन करने वाली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो ऑलरेडी कोवर्ट ऑपरेशन तिब्बत में चला रही थी 1950 के मध्य से ही। टिबेटन गुरिल्लास जो थे उनको वो कोलोराडो में अमेरिका के वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे और उसके बाद उनको ट्रेन करने के बाद पैराशूट से वापस वहीं तिब्बत में छोड़ दे रहे थे। हालांकि दलाई लामा के एस्केप में CIA ने कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं दी डायरेक्टली, लेकिन जो तिब्बतन गुरिल्लास थे उन्होंने मदद करी, जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया, एस्केप रूट में मदद करी। 2 हफ्ते की लंबी यात्रा के दौरान CIA रेडियो कम्युनिकेशन उनके साथ करता रहा। जो दलाई लामा का एंटूरेज था, उनकी जिस पड़ाव पे वो जा रहे थे, उन सबको वो ट्रैक करता रहा उस यात्रा के दौरान। दलाई लामा भारत के केंजीमाने, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से उन्होंने भारत में एंट्री करी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे उस वक़्त अरुणाचल प्रदेश को। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत में एंट्री कर जाते हैं। भारत के जो बॉर्डर गार्ड्स थे उनको रिसीव करते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जो हैं दलाई लामा को और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको असाइलम दे देते हैं, पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं, एक पॉलिटिकल राजनीतिक शरण मिल जाती है। अब पीएलए जो है उनको पता था कि दलाई लामा भाग गए हैं, लेकिन वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। अब वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तिब्बत का जो इलाका है वो बहुत ही रगेड है, माउंटेनियस है और बहुत ही टफ टेरेन है, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है और उनका परस्यूट बहुत डिफ़िकल्ट था। और दलाई लामा टिबेटन गुरिल्लास के नेतृत्व में चल रहे थे, उनकी गाइडेंस में चल रहे थे, तो उनको ऐसे ऐसे रास्ते पता थे जो पीएलए को नहीं पता थे, क्योंकि पीएलए का तो वहाँ पे कोई वर्चस्व था ही नहीं। टिबेटन्स वहाँ पे ओरिजिनली रहते थे, टिबेटन्स को सब पता था, उनकी रेसिस्टेंस फोर्सेस को सब पता था, वो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। बाद में चीन ने आरोप लगाया कि भैया CIA ने भगा दिया या इंडिया ने स्मगल कर दिया दलाई लामा को वापस बाहर यहाँ से और अपने यहाँ बुला लिया। हालांकि वो कोई सबूत नहीं दे पाए इस सब से जुड़े हुए। तो दलाई लामा का एस्केप हो गया, वहाँ से वो भाग आए और कई साल तक तो वो तिब्बत की आज़ादी की बात करते रहे दलाई लामा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंस चेंज कर लिया। वो आज़ादी के बजाय फिर तिब्बत के ऑटोनॉमी की बात करने लगे, चीन के अंदर ही रहकर ऑटोनॉमी की बात करने लगे। और अभी भी उनका स्टैंड वही है, आज़ादी की मांग नहीं करते हैं। हालांकि कुछ ग्रुप्स हैं जो आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आप देखते हैं कि वांगी भी आए तो भी कुछ तिब्बतन ने एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया। हर बार वो करते हैं, कभी कुछ जला देते हैं, कभी नारे लगा देते हैं, कभी प्लेकार्ड दिखाते हैं, तो ऐसे करके।
पर पहले वो प्रोटेस्ट बहुत फियर्स होते थे, आत्मदाह तक कर लेते थे, लेकिन अभी ये छोटे मोटे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में रह गए हैं। अब अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, उन्होंने जब तिब्बत पर चीन हमला कर रहा था तो कोई मिलिट्रली उन्होंने रोका नहीं, उनको कोई इंटरवीन नहीं किया। और वॉशिंगटन का भी जो मेन फोकस था उस समय कोरिया वॉर पे था, जो कि 1950 से 53 के बीच में चली, और वो ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म ख़त्म करना चाहते थे और वो कोरियन वॉर में उलझे हुए थे। और तिब्बत बहुत रिमोट था, तो इसलिए उसको उन्होंने एक आज़ाद देश भी नहीं घोषित किया था, ऑफिशियल पॉलिसी उनकी थी। यूएस ने चाइनीज़ सोवरेनिटी तिब्बत में मान ली थी, और हालांकि कुछ समय तक ये एम्बिग्युइटी थी कि तिब्बत आज़ाद है, सॉवरेन है या नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज अमेरिका भी तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानता था। 1959 की अपराइजिंग हुई ल्हासा में और दलाई लामा भाग के भारत आ गए। CIA ने मदद करी, और ये मदद जो रेसिस्टेंस हुआ वो मुस्तांग जो है नेपाल में, वहाँ भी हुआ, और ये काफ़ी बड़ी अपराइजिंग थी नेपाल में, मुस्तांग में। अब 1970 के दशक आते आते प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंजर की एक पॉलिसी बन गई कि वो चीन के साथ में अपनी रैपो बढ़िया बनाना चाहते थे, सोवियत कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। कोल्ड वॉर का ज़माना था, कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाओ और एक कम्युनिस्ट से अपने संबंध बेहतर करो, दूसरे को दबाओ। तो रशिया बहुत पावरफुल था, तो उन्होंने चीन का इस्तेमाल किया। चीन को यूनाइटेड नेशंस में भी परमानेंट सीट चाहिए थी, और वैसे भी वो चीन को सोवियत रूस के खिलाफ हर तरह से इस्तेमाल करके कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। और इस सब के बीच में उन्होंने तिब्बतन को सपोर्ट बंद कर दिया, जो तिब्बतन रेसिस्टेंस थी। अब इससे जो तिब्बतन थे उनको धक्का भी लगा, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानने लगे कि उनका कोई माई बाप नहीं है। और कोल्ड वॉर में अमेरिका ने तिब्बत को केवल चीन को हरास करने के लिए इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा बताना शुरू कर दिया। और ख़ास करके जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने बीजिंग के साथ कर ली 1969 में, 1979 में, 1979 में, तब से तो वो चीन का हिस्सा बताने ही लगा। अब अगर हम इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास की बात करें, तो भारत की क्या स्थिति थी तिब्बत को लेकर, क्या पोजीशन थी। तो 1950 से पहले तिब्बत एक बफर था भारत और चीन के बीच में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तिब्बत के साथ में कुछ संधियाँ की थी, ट्रीटीज़ की थी, और वो उसकी ऑटोनॉमी को तो रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन चाइना हमेशा सोवरेनिटी क्लेम करता था, अपना आधिपत्य वहाँ पे जमाना चाहता था। और 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो जो ब्रिटिशर्स की एम्बिगुअस नीतियाँ थीं, पॉलिसीज़ थीं, वो इनहेरिट हो गई। जो बॉर्डर पे जो स्थिति थी वो इनहेरिट हो गई। और चीनी पीएलए जो है तिब्बत में जब 1950 में आया, उस समय भारत का रुख भी बड़ा कॉशियस था, तो वो उन्होंने कुछ पॉलिटिकली इंटरवीन किया नहीं। अब देखें हम, ये स्थिति भारत की हो गई जब वो आज़ाद हो गया, और चीन ब्रिटिशर्स से जो उनके मुद्दे थे वो मुद्दे भारत को भी मिल गए। तो एक विवाद जो है विरासत में भारत को मिल गया चीन सीमा पर। अब 3 सेक्टर्स हैं भारत चीन सीमा के। एक वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें लद्दाख और अक्साई चीन आता है, जिसकी बाउंड्री 1597 1957 किलोमीटर की है, 1997 किलोमीटर की है। और दूसरा ईस्टर्न सेक्टर आता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, जिसकी सीमा लगभग 1346 किलोमीटर की है। और मिडिल सेक्टर 545 किलोमीटर लंबा है, चूँकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, और यहाँ पर विवाद उस लेवल का नहीं है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में है। यहाँ पे बाय एंड लार्ज काफ़ी हद तक सेटल्ड है बॉर्डर। अब 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अलग अलग बाउंड्री लाइन प्रपोज की, जॉनसन लाइन, मैककार्टनी, मैकडोनल्ड लाइन। अक्साई चीन जो है वो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट था, बिल्कुल रेगिस्तान था, हाई बर्फ़ का रेगिस्तान था। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है वो मैप बदलते रहते थे। तिब्बत और चीनी जो थे उनका वहाँ पर कोई कंट्रोल था नहीं। जो लोकल्स थे उनको ग्रेजिंग राइट्स थे, उनके अपने चारवाह थे, वो चराते थे अपने याक, अपनी जो भी बकरी और जो भी जानवर मवेशी होते थे। 1914 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो ब्रिटिशर्स ने तिब्बतन्स के साथ में और चीनियों ने इन्होंने बाउंड्री डिस्प्यूट को डिस्कस किया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि
जो तिब्बत है उसमें मैकमोहन लाइन उन्होंने बता दी, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा हो गया। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी उस समय होता था, नेफा, तो भारत के जो चाइना का रिप्रेजेंटेटिव था, उन्होंने उस ड्राफ्ट को शुरुआत करी जिसमें वो अरुणाचल को भारत का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन उस ड्राफ्ट को बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा तिब्बत का कोई अथॉरिटी नहीं है ट्रीटी साइन करने की अपने स्वतंत्र रूप से, और इसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश में आज भी विवाद है। अब आप देखिए कितनी पुरानी बात है, और ये कब हुआ? चीनियों ने जब कंट्रोल कर लिया 1950 के बाद, तो कितने साल का अंतर है। तो चीनी कहाँ से थे वहाँ पे? तो अब यहाँ पे हम भारत की जो स्वतंत्रता हो गई तो ब्रिटिश मैप्स हमें भी मिले विरासत में, मैकमोहन लाइन मिली, अक्साई चिन भारत की सीमा में था, और जो चीन उन्होंने 1950 में तिब्बत पे आक्रमण कर दिया, तो एक बफर स्टेट की तरह जो होता था तिब्बत, वो कोलैप्स हो गया वो स्टेटस, और भारत जो है अब वो चीन को आमने सामने फेस करने लगा, क्योंकि अब तिब्बत था ही नहीं, अब तो सीधे चीन था हिमालयाज़ पे, और यहीं से फ्रिक्शन शुरू हो गए, यहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगे 1950 जब से ये हुआ, और चीन की एंट्री तिब्बत में हो गई, और भारत जो है वो कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहता था। अब 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ भारत और चीन के बीच में, और जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, लेकिन बॉर्डर यहाँ डिमार्केटेड नहीं था, और एग्रीमेंट जो है वो ऐसा था जो बॉर्डर डिस्प्यूट को उन्होंने अनरिजॉल्व छोड़ दिया। तो पंचशील एग्रीमेंट जो है वो भारत के हित में नहीं रहा, और भारत ने जो है डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट किया, लेकिन मिलिट्रीली उसमें इंटरवीन नहीं किया। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई नाम का नारा दिया था, और वो भारत और चीन के बीच में शांति चाहते थे, बॉर्डर पे शांति चाहते थे, बॉर्डर पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं था। 1954 में नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया चीन के साथ। अब पंचशील एग्रीमेंट जो है सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर थी भारत की, जैसा मैंने बताया आपको। बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो गई तिब्बत पे भारत की, और बॉर्डर सेटलमेंट हुआ ही नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली मैकमोहन लाइन को ईस्ट में, और अक्साई चिन भी डिस्प्यूटेड था। हिंदी चीनी नैरेटिव जो है वो सेलिब्रेट करते रहे दोनों ही लोग, नेहरू साहब भी और चीन के प्रधानमंत्री प्रीमियर झाओ एनलाइन भी। और नेहरू जो है वो उसको एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पिवट या मॉडल की तरह प्रमोट करना चाहते थे, और वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट बन गया 1962 की लड़ाई में। और भारत जो है मतलब इट कॉट इटसेल्फ ऑफ गार्ड, वहाँ पे कोई तैयारी नहीं थी, जबकि चीन की पीएलए ने वहाँ पे बहुत बड़ी मिलिट्रीली तैयारी कर रखी थी। तो पंचशील एग्रीमेंट से भारत को नुकसान हुआ, इससे चीन की सोवरेनिटी तिब्बत पे उन्होंने मान ली, और जो ब्रिटिश एरा का स्पेशल प्रिविलेज था तिब्बत को, वो चला गया हाथ से। और यहीं से तिब्बतन कहते हैं कि ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। 1957 में भारत ने चीन की एक बहुत ही रहस्यमयी चाल का पता लगा लिया। चीन एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना रहा था गुपचुप तरीके से, G219 अक्साई चिन से होते हुए, जो कि उनके सिंजियांग से तिब्बत को जोड़ता, G219। अब अक्साई चिन को चीन क्लेम करता है, लद्दाख का पार्ट बताता है, लेकिन वो विड्रॉ नहीं करता। ये पहला फ्लैश पॉइंट हो गया भारत और चीन के संबंधों के बीच में, लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण हो गया। दलाई लामा 1959 में 69 में 659 में वो भारत आ गए भाग के, वहाँ पे तिब्बतन अपराइजिंग हुई, और इससे भी भारत चीन के संबंध बिगड़े। भारत पर आरोप लगाए चीन ने, और उनके बॉर्डर पे वो कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसे आरोप लगाए, और छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गई वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स में, दोनों जगह। अक्टूबर 1962 में चीन ने एक फुल स्केल वॉर, लड़ाई, फुल फ्लेजेड वॉर शुरू कर दी अक्साई चिन में और अरुणाचल में, जिसे तब नेफा कहते थे। और भारत की जो पोजीशंस थी उनको बहुत जल्दी तितर बितर कर दिया,
और उसके बाद लड़ाई में उन्होंने खुद ही सीज़ फायर डिक्लेयर कर दी और उन्होंने अरुणाचल से तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन अक्साई चीन पे अपना कब्जा बरकरार रखा। और तब से चीन अक्साई चीन को अपना बताता है और इंडिया उस पर दावा ठोकता है कि हमारा है। और भारत, अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा हो गया भारत का, वो पहले से था भारत के पास, लेकिन चीन ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया कि अरुणाचल जो है वो हमारा है, उसको वो साउथ तिब्बत कहने लगा। लगभग 90 से 1 लाख शरणार्थी, तिब्बतन शरणार्थी जो हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास करके बॉर्डर पे, जो चीन भारत का बॉर्डर है वहाँ पे हैं, पर कर्नाटका में भी हैं। और धर्मशाला से सरकार चलती है उनकी हिमाचल प्रदेश में। उनके बच्चों को, जैसे मैंने बताया, जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं भारत में, वो उन पासपोर्ट मिलता है, उनको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलती है। और बहुत सारे शरणार्थी जो हैं, हाँ, उनके तिब्बतन जो हैं वो हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF है, जो कि 1962 के युद्ध में एलीट कमांडो यूनिट बनी, रॉ ने बनाया, वो उसमें सेवाएं देते हैं। SFF सोल्जर्स जो हैं तिब्बतन्स, और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी भारत के लिए। 1971 की लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। फिर 2020 में गलवान और चुशुल में जो चीन के साथ में क्लैश हुआ, उसमें भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने लड़ाई लड़ी। गलवान वैली की घटना के बाद चीन ने जो है कज़ान में, मैं सीधे वहीं आता हूँ, एक बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट साइन किया 2024 में। बॉर्डर डिस्प्यूट है, आप देखिए बहुत सारे संधियाँ हुई, ट्रीटीज़ हुई, इन सब के बीच में दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते कैसे रहे ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको तिब्बत की अगर हम बात करते हैं, ख़ास करके प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं और इतिहास के लेंस से हम इस यात्रा को देखना चाहते हैं, तो भारत और चीन के बीच में जो ट्रीटीज़ हुई हैं उनके बारे में बात करना लाजमी है। 1988 में राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजिंग जाते हैं। वहाँ पे वो एक कोई फॉर्मल औपचारिक संधि साइन नहीं करते हैं, नो फॉर्मल ट्रीटी वाज साइंड, बट एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू जो है, जो एक तरह से दोनों देशों के संबंधों में बर्फ जमी हुई थी, तो द टाइज वर फ्रोजन, बट राजीव गांधीज विजिट टू चाइना वॉज ए थॉ इन द फ्रोजन टाइज, जो 1962 से चली आ रही थी। राजीव गांधी उस समय के तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति डेंग जियापिंग से मिले। डेंग जियापिंग के अलावा जो उनके प्रीमियर ली पेंग थे और जनरल सेक्रेटरी झाओ जियांग थे, उनसे मिले। और इस यात्रा से एक तरह से जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गया दोनों देशों के बीच में, बाउंड्री क्वेश्चन को लेकर, सीमा के सवाल को लेकर। और भारत ने अपनी जो पोजीशन थी उसमें तिब्बत को ऑटोनोमस बताया, चीन का जो है ऑटोनोमस रीजन बताया। इसके बाद जो दूसरा बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और चीन के बीच में, वो था 1993 का, 1993 का। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग से मिले, राष्ट्रपति जियांग जेमिन से मिले थे, और एग्रीमेंट बना ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द LAC, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत चीन सीमा के पास है, वहाँ पे शांति स्थापित रहे, इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ। और ये पहला मेजर, सबसे बड़ा दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर समझौता था, जहाँ पे दोनों देश राजी हो गए थे कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का रेस्पेक्ट करेंगे जब तक कि बाउंड्री का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है। दोनों देश एक दूसरे के फोर्सेस जो हैं वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हैं वहाँ पे लिमिट कर देंगे। इसके बाद जब प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा चीन की स्टेट विज़िट पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो 29 नवंबर 1996 को अपने चीनी काउंटर पार्ट जो हैं प्रेसिडेंट जियांग जेमिन, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और ये एग्रीमेंट जो था वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, बेसिकली सीमा को लेकर। मिलिट्री जो थी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर उधर थी, उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM के लिए था। इससे दोनों देशों की जो मिलिट्री थी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। ये उसमें निर्धारित किया कि आप ऐसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर आप एडवांस नोटिफिकेशन देंगे एक दूसरे को।
और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाएंगे 20 किलोमीटर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, मतलब फाइटर जेट नहीं उड़ाएंगे आप। फिर इसके बाद 1900 जून 2003 में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो बीजिंग जाते हैं और जून 2003 में चीन के साथ में कई एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा था तिब्बत पर और सिक्किम पे। और यहीं पे भारत की एक बार फिर से जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी वो उसमें परिवर्तन आता है और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज। राइटिंग में भारत ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को चीन की जो टेरिटरी है उसका हिस्सा बताया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। ये राइटिंग में पहली बार उन्होंने कह दिया कि तिब्बत तो जो है चीन का ही हिस्सा है। और ये 1954 की जो नेहरू की भाषा थी, जिसमें वो केवल तिब्बत को चीन का एक रीजन बताते थे, जो ये नहीं कहते थे कि यहाँ पे चीन की सोवरेनिटी है, उससे ये बहुत अलग था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लियर टर्म्स में कह दिया कि तिब्बत चीनियों का है, तिब्बत पर चीन की सोवरेनिटी है। और वाजपेयी साहब का ये जो स्टेटमेंट, वेन जियाबाओ जो उनके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो भारत की पोजीशन जो कि काफ़ी एम्बिगुअस पोजीशन थी तिब्बत को लेके, उस एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर दिया। अब चीन भी मानने लगा कि भारत क्लियर है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, यानी कि अब ये तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर नहीं है, ये चीन और भारत का बॉर्डर है। और ये विवाद चीन और भारत के बीच में है, ना कि चीन और तिब्बत के। अब बदले में क्या मिला भारत को? अटल बिहारी वाजपेयी बदले में सिक्किम लेके आए। चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बताना शुरू किया। 2 साल लग गए हालांकि इसमें, धीरे धीरे बताया, पर 2005 तक चीन जो था बायलैटरल जो टॉक्स होती थी उसमें वो ऑफिशियली सिक्किम को भारत का हिस्सा बताने लगा। अब 2005 में जो एग्रीमेंट हुआ, नटवर सिंह उस समय के जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे भारत के, और चीनी विदेश मंत्री ली झाओजिंग के बीच में, तो उन्होंने जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिससे भारत और चीन के बीच में सेटलमेंट हो सके, बाउंड्री पर सीमा विवाद हल हो सके, तो प्रीमियर वेन जियाबाओ के समय में जो है वो यात्रा की थी। और बॉर्डर सेफगार्ड एग्रीमेंट जो सेटल्ड पॉपुलेशन है उसको लेके साइन किया। ये अरुणाचल प्रदेश की एक तरह से भारत की ज़मीन है, वो एक सटल रिकॉग्निशन थी, एक तरह से अचीवमेंट था। अरुणाचल प्रदेश का स्टेटस क्लियर हो गया, तो धीरे धीरे जो है बात आगे बढ़ती गई, लेकिन बाद में ये रुक भी गया। 2012 तक आते आते जो समय के तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा साहब थे और यांग जीची, उन्होंने एक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC बनाया, जो कि बॉर्डर के जो मुद्दे थे उन्हीं को लेकर था। लेकिन WMCC जो है वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑफिसर्स का तो था, लेकिन वो बाउंड्री सेटलमेंट के लिए नहीं था, बल्कि वो बाउंड्री पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, फेस ऑफ्स ना हो दोनों मिलिट्री के बीच में, जल्दी से अगर होते हैं तो सुलझ जाएं, इसके लिए वो WMCC मैकेनिज्म बना। अब 2013 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीजिंग गए, तो दोनों देशों ने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट BDCA साइन किया, जिसमें ये कहा गया कि भैया अगर हमारा पेट्रोल आएगा तो आप उसको टेल नहीं करोगे, अगर आपका पेट्रोल आएगा सैनिकों का, वो पेट्रोलिंग करेंगे तो हम उनको टेल नहीं करेंगे। जिससे जब टेलिंग नहीं होगी, एक दूसरे के पीछे नहीं जाएंगे, तो स्टैंड ऑफ्स नहीं होंगे, फ्लैग मीटिंग्स होंगी, हॉटलाइन बनेगी, और कोऑपरेशन जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं उस जगह में वहाँ पे वो दोनों कोऑपरेट करेंगे, ऐसे नियम बनाए। इसके बाद डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ 2017 का, और फिर से उन्होंने अपने दोनों देशों ने वुहान समिट के दौरान 2018 में और चेन्नई समिट के दौरान 2019 में अपने जो संबंध थे उनको सुधारने की कोशिश की। अब बहुत दिनों से स्टैंड ऑफ चला आ रहा था, आप जानते हैं गलवान वैली का क्लैश हुआ, दोनों देशों ने बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट साइन कर लिया कजान में अक्टूबर में पिछले साल 2024 में, जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले थे ब्रिक्स की साइडलाइंस पर। तो अब
दोनों देशों के संबंध काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, फ़्लाइट कनेक्टिविटी जारी हो गई, रिजम्पशन जो बॉर्डर पे ट्रेड का था वो हो गया, मतलब बॉर्डर सीमा व्यापार शुरू हो गया। और इस सब के बीच में अगर भारत, जब वांग ही चीनी विदेश मंत्री भारत से जा रहे हैं, जैसे ही निकले उन्होंने न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, तो इसके मायने क्या है? क्योंकि भारत के साथ आज बात हुई और कल चीनी राष्ट्रपति वांग ही जो है पाकिस्तान पहुंचे और भारत ने अपने जो पड़ोसी दुश्मन देश है उसकी ज़मीन पे उन्होंने पैर रखे और भारत ने परीक्षण कर दिया। तो भारत, देखा जाए इसको इस तरह से समझें कि चीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, बल्कि जो चीनी अभी बहुत ही कोजी रिलेशनशिप भारत के साथ करना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी नरम गरम मुलाकातें और संबंध बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में भी आप समझ लीजिए, या जो जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां हैं उसके संबंध में। तो भारत कहता है कि डिफरेंसेस, और चीन भी कहता है डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट एंड द कंपटीशन शुड नॉट बिकम कन्फ्रंटेशन। तो वो नीति अभी अपना रहे हैं। अब ऐसे में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण एक सीधा सीधा संकेत पाकिस्तान को है और चीन को है। और चीन को इसलिए है कि भैया पाकिस्तान बहुत मिस एडवेंचर करता है, आप उसके मिस एडवेंचर में शामिल मत होइए, नहीं तो हमारी अग्नि मिसाइल जो है पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र तक तो जाती है, पूरा पाकिस्तान कवर करती है, आपके नॉर्थ चाइना तक भी जाती है। अग्नि 5 5,500 किलोमीटर तक की है, न्यूक्लियर केपेबल है। अब वांगी जो पाकिस्तान में, तो दोनों देशों ने सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। पहले से ही बहुत प्रोजेक्ट चले आ रहे थे और ये सीपैक जो है वो भारत के आधिपत्य वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इंडिया की सॉवरेन ज़मीन है वो, पर पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये वहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो भारत की सॉवरेनिटी को भी तो इससे ख़तरा है, पहले से वो अवैध कब्जा करके बैठा है। तो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया है मिसाइल लॉन्च करके कि ये पाकिस्तान तो छोड़िए, नॉर्थ चाइना तक हमारी मिसाइल अटैक कर सकती है। भारत का तिब्बत पे लेके स्टैंड बिल्कुल वही है जो यूनाइटेड स्टेट्स का था। तिब्बत को वो चीन का हिस्सा बताता है, और लेकिन चाइना कहता है कि उसको ह्यूमन राइट्स के मामले में वो बुली करता है, उनकी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेके। हालांकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में देखें तो 3 रेजोल्यूशंस अब तक पास हुई हैं, और ये जो तीनों UNGA रेजोल्यूशन है 1353 जो कि 1959 में पास हुई 21 अक्टूबर को, 834वीं प्लेनरी मीटिंग थी। उसके बाद रेजोल्यूशन 1353 जो है उसमें कहा गया कि जो टिबेटन्स हैं उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए, उनकी फ्रीडम नहीं होना चाहिए, और 14वें दलाई लामा का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसको मानना चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 1723 रेजोल्यूशन पास हुई 20 दिसंबर 1961 को 1050वीं प्लेनरी मीटिंग के दौरान, और उस 1723वीं जिस सेकेंड रेजोल्यूशन में कहा गया कि सेसेशन होना चाहिए, जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तिबेटन्स के ख़िलाफ़, उनके अधिकारों के ख़िलाफ़ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और तीसरी जो रेजोल्यूशन थी UNGA की 2079, वो 18 दिसंबर 1965 को पास हुई 1403 प्लेनरी मीटिंग में, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जो कन्विक्शन थी तिब्बतन के अधिकारों को लेकर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर, जो सप्रेशन हो रहा था उनके कल्चर का, रिलीजन का, लाइफ का, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब हो रही थी लोगों के बीच में, तो वो रेजोल्यूशंस 3 थी जो यूनाइटेड नेशंस ने पास की। और स्वतंत्रता वहाँ पे भी नहीं दिखाई गई एक तरह से देखा जाए। अब दलाई लामा जो हैं, पहले तो वो स्वतंत्रता की बात करते थे, लेकिन अब वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और भारत सरकार का ये रुख रहा है ऑफिशियली कि यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती नहीं है भारत की सरजमी से। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन बड़ी संवेदनशील है तिब्बत के इशू को लेके, और प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने अभी आप देखिए जब वो गए हैं लहासा, तो बहुत ही बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए, अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें जो ब्रह्मपुत्र है उस पर 167 बिलियन डॉलर का, 167 अरब डॉलर का मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको यारलुंग झांगबाओ
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं वो लॉन्च किया है। दूसरा एक रेलवे का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सिचुआन तिब्बत रेलवे, जैसे चेंगडू लासा रेलवे भी कहते हैं, जो कि लगभग 1629 किलोमीटर लंबा है, जिसकी कॉस्ट लगभग $50 बिलियन से ज़्यादा आने वाली है। तो वहाँ पे वो तिब्बत में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेनलैंड से करीबी चाहते हैं। सिविलियन और मिलिट्री दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत ने बनाए हैं LAC पे, और हाई क्वालिटी की रोड्स बनाई हैं जो कि डुअल पर्पज़ है, उस पर फाइटर जेट तक लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। भारत ने भी बनाया, मोदी सरकार के अंडर में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। BRO भारत का जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने लीड ली है। गलवान भी इसी का नतीजा था, क्योंकि भारत जो है डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बना रहा था, जो कि 255 किलोमीटर लंबा है, जो लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ता है। नदर्न मोस्ट मिलिट्री पोस्ट है भारत की काराकोरम पास पे, और वो रोड जो है 2019 तक कंप्लीट हो गया, जिससे भारत को हर मौसम में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई। फ्रेजाइल ट्रैक से नहीं जाना है, बल्कि उसी से जाना है आप, 55 किलोमीटर लंबे ट्रैक से, 255। अब BRO जो है ब्रिज बना रहा था गलवान रिवर पे, जिससे वो जो DBO है उसको वो जो है फॉरवर्ड पोजीशन के साथ में जोड़ सके। और यहीं पे चीन को जो है उनको ये चिंता सताने लगी कि अब तो अक्साई चीन कट जाएगा, सीधे भारत की सेना अक्साई चीन में घुस जाएंगी, क्योंकि दारबुक श्योक DBO रोड जो है उससे भारत की जो मोबिलाइजेशन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, उनके ट्रूप्स को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अक्साई चीन पे जाने में। तो चीनी जो हैं वो भड़क गए और इसी वजह से गलवान हुआ। भारत ने जो देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, रोड्स बनाई हैं, भारत के जो लोग वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं वो कहते हैं चीन ने तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही बना लिया है, भारत अंदर बना रहा है, लेकिन वो थोड़ा अंदर बना रहा है, जिससे चीन के साथ कोई शायद परहैप्स कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि भारत जो है उस सीमा पे कन्फ्रंटेशन चाहता नहीं है। 3488 किलोमीटर लंबी ये सीमा है, पर 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को चीन जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। और ऐसे में अब पूरे दुनिया की निगाहें, जब ट्रम्प के टैरिफ हैं, अनजस्टिफाइड टैरिफ हैं भारत पे, सब देख रहे हैं, तो सबको लगता है कि भारत चीन की पाले में तो नहीं जा रहा है, चीन की इन्फ्लुएंस में तो नहीं जा रहा है, भारत चीन की दोस्ती तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि चीन रूस का अच्छा दोस्त है, भारत रूस का सबसे बढ़िया दोस्त है, और चीन से अमेरिका बहुत नाराज़ है और अमेरिका से चीन नाराज़ है। तो चीन जो है वो टैरिफ का जवाब देना चाहता है, भारत के साथ अपना अच्छा संबंध बनाकर इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो बॉर्डर टॉक पे काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, डीएस्केलेशन हुआ है, लेकिन अब ये सबकी निगाहें हैं कि क्या कोई बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हुआ, उसके अलावा लद्दाख के बहुत सारे एरिया में तो डिमार्केशन भी हो गया है, डिसएंगेजमेंट पहले हो गया, डीएस्केलेशन अभी हो जाएगा। तो क्या कोई बहुत बड़ा कोई बॉर्डर हो सकता है, पूरे सीमा पे नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से पे क्या कोई बॉर्डर सेटलमेंट पैक्ट होने वाला है दोनों देशों के बीच में? ये दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मीटिंग पे सबकी निगाहें टिकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो कहते हैं ये युद्ध का समय नहीं है, और वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि नेशनल डिफेंस पूरी तरह, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की पूरे विश्व में शांति हो, पूरा विश्व एक परिवार की तरह मानते हैं, मैं समझता हूँ नेशनल डिफेंस भी उसी फिलॉसफी में यकीन करता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी की तरह हम भी ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो भारत इतना शक्तिशाली होना चाहिए सैन्य तौर तरीके से कि वो दुश्मन जो है उस पर आंख उठाने का सोच भी ना सके, बुरी नज़र डालने की सोच भी ना सके। और भारत हमेशा सिर्फ और सिर्फ शांति का पक्षधर है, वो शांति के साथ रहना चाहता है, सबसे अच्छे संबंध चाहता है, सबको अपना परिवार मानता है। मैं समझता हूँ नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज इतना ही। आप नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट को इतना सराहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।